कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़ चुके हैं, सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए तैयार हैं तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे फायर इमोजी वाला कमेंट्स दीजिए और अपना पोटेंशियल एनर्जी मुझे दिखाइए, एनर्जी का लेवल क्या है। अगर एनर्जी का लेवल आपका हाई है तो एक बार फायर इमोजी कमेंट बॉक्स में जाके और फटाफट दीजिए हाई फाई, जिससे मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर सकूँ। चलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सेशन से जुड़ चुके हैं और हम बैक टू बैक जूलॉजी का ही आज लेकर आए हैं। कल भी जूलॉजी के क्वेश्चंस कराए थे और आज भी जूलॉजी के ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि कल से हम आपको एनसीईआरटी वेस्ट बिल्कुल कंटेंट कराने वाले हैं। जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के होंगे वे सभी टॉपिक वाइज सॉल्व कराने वाले हैं। बहुत अच्छा, वेल डन सभी के सभी मित्र। एक बार चैट बॉक्स में मुझे जो एनर्जी का लेवल आप लोगों ने दिखाया, ऐसे पता चल रहा है कि आर यू रेडी। आप सभी तैयार हैं और क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। तो चलो फिर आज के सेशन का पहला सवाल, कल यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखिए बेहतरीन सवाल है और आपके स्क्रीन पर पूछा गया। सीलोम इन एम्फिएक्सिस इज, एम्फिएक्सिस का देखो यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। आपको बता दें बेसिकली प्रोटोकार्डेट्स से अगर हम बात करते हैं, हेमिकार्डेट, यूरोकार्डेट, सेफेलोकार्डेट्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो लोग सवाल को कर पाएंगे। एम्फिएक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो एम्फिएक्सिस में जो सीलोम होता है वो कैसा होता है? स्यूडोसीलस होता है, इंटरोसीलस होता है, हीमोसीलस होता है या साइजोसीलस होता है। तो अगर हम बात करते हैं एम्फिएक्सिस, एम्फिएक्सिस आपने का ये कार्डेटा के अंतर्गत आने वाला मेंबर है और कार्डेट्स में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इंटरोसिलस सीलोम पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? इंटरोसिलस सीलोम ये किस में पाई जाती है? कार्डेट्स, बेसिकली बर्ड एंड मैमल्स की अगर हम बात करते हैं, और बेसिकली नहीं, कार्डेट्स में पाई जाती है, कार्डेटा। और स्यूडोसिलस आपको पता ही है किस में पाई जाती है? एस्केरिस में पाई जाती है। हीमोसिलस कंडीशन ये पाई जाती है जिसमें हीमोसिल कैविटी होती है, बेसिकली आर्थवॉर्म, सॉरी कॉकरोच में पाई जाती है। साइजोसिलस ये आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में पाई जाती है ये कंडीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटरोसिलस कंडीशन इज फाउंड इन कार्डेटा, कार्डेटा के मेंबर्स में इंटरोसिलस कंडीशन पाई जाती है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा। हाँ, एकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, हाँ, इन सभी में कौन सी होती है? इंटरोसिलस कंडीशन इज फाउंड। चलो मैं एक बार चैट बॉक्स में अपने मोबाइल में भी ओपन कर लेता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए। चलिए, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट उड़ाइए सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलॉइड बोन पाई जाती है, बताइए। कार्टिलॉइड बोन इज फाउंड इन, ये पाई जाती है एक्सिस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट, कॉर्डल वर्टिब्रा ऑफ वैरनस, पेल्विक गर्डिल ऑफ रैबिट या पेक्टोरल गर्डिल ऑफ फ्रॉग। देखिए अगर हम कार्टिलॉइड बोन की बात करते हैं, और ये आप लोगों को बता दें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्केलेटल सिस्टम से सवाल पूछा ही जाता है। और सबसे पहले एक्सिस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट, रैबिट के एक्सिस वर्टिब्रा में पाई जाती है, या पेल्विक गर्डिल ऑफ रैबिट पाई जाती है। कॉर्डल वर्टिब्रा, कॉर्डल का मतलब पूंछ होती है, एक्सिस एटलस यहाँ से पाई जाती है जो सर्वाइकल में होती है, एटलस एक्सिस। तो देखो सर्वाइकल में तो नहीं पाई जाती है। कॉर्डल वर्टिब्रा ऑफ वैरनस की अगर बात करते हैं इसमें भी नहीं पाई जाती। पेल्विक गर्डिल ऑफ रैबिट, रैबिट के पेल्विक गर्डिल में कार्टिलॉइड बोन प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना ये सवाल महत्वपूर्ण है। किसी ने कर पाया क्या? क्वेश्चन नंबर 62। चलो भाई, आप लोगों ने क्या किया? नॉट कार्डल वर्टिब्रा ऑफ वैरनस, कार्टिलॉइड बोन इज फाउंड इन पेल्विक, पेल्विक मतलब होता है सुरोड़ी मेखला, जहाँ पर फोर लिम्स या हाइंड लिम्स, बताओ कौन से अटैच होते हैं? तो जो कार्टिलॉइड बोन होती है ये एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है। एसिटाबुलम कैविटी में फीमर जिसपे सॉकेट में अटैच होता है उससे और प्यूबिस को सेपरेट करती है। आपको पता होगा ये एसिटाबुलम कैविटी को किससे? प्यूबिस से, प्यूबिस से सेपरेट करती है, सेपरेट करती है। तो ये कार्टिलॉइड बोन इज फाउंड इन खरगोश के पेल्विक गर्डिल में। पेल्विक गर्डिल इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, सी नॉट बी।
चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्स इन यूरिनरी ब्लैडर। आपने कहा किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ये बेसिकली जो फ्लाइंग अडेप्टेशन होता है वर्ड्स में, पक्षियों में, उनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, क्योंकि भगवान ने पक्षियों का जितना वजन कम कर सके उतना कम किया। उनमें गाल ब्लैडर, उनमें यूरिनरी ब्लैडर, उसमें सिंगल ओवरी फंक्शनल करी, हालो न्यूमेटिक बोन्स बनाई। तो बेसिकली ये किस में होगा, रैबिट में, फ्रॉग में, यूरोमेस्टिस में या पिजन। पिजन बोले तो कबूतर, कबूतर आपने कहा ये क्या है, वर्ड है। और वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग, पक्षियों को उड़ने के लिए एडेप्टेड किया उनका भगवान ने क्या हटा दिया, यूरिनरी ब्लैडर। और जितने भी वर्ड्स होते हैं वे सभी यूरिक एसिड का क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। तो इट इज एडेप्टेड फॉर पिजन। चलिए बहुत अच्छा, वेल डन। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। प्रीति चौधरी, यू गिव द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। बाकी लोग भी सही जवाब दे रहे हैं सभी के सभी। अगला सवाल बेहतरीन सवाल, इस सवाल को पढ़िए और आंसर करिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 64, द जाइगोमेटिक आर्च मैमल इज फॉर्म्ड बाई। आपको पता है कि मैमल्स में जो जाइगोमेटिक आर्च होती है वो किसके द्वारा बनती है। जाइगोमेटिक आर्च हम लोगों में बेसिकली जो फॉर्म होती है, खरगोश में आप लोगों ने खूब देखी होगी, वो जुगल, स्क्वेमोसल एंड मैक्सिला, क्वाड्रेटोजुगल, या आपने का टायरिगोइड एंड नेसल, स्क्वेमोसल, पैलाटाइन एंड बोमर, स्क्वेमोसल, मैक्सिला एंड बोमर। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बोमर हड्डी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो जहाँ जहाँ बोमर है उनको उड़ा दो। बोमर हड्डी जो हम लोगों की नाक होती है ना, नाक के नीचे एक चपटी सी हड्डी होती है, उसे बोमर हड्डी कहते हैं, फेशियल बोन में आती है। अब हम बात करते हैं नेजल, तो नेजल बोन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो कौन सी होगी, जुगल, स्क्वेमोसल और मैक्सिला। ये 3 हड्डियां होती हैं जो जाइगोमेटिक आर्च बनाती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 3। तो देयर इज करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या करेंगे आप लोग, वेल डन अमृता, बहुत अच्छा। कुमकुम, पूजा, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं, निकिता, ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड द सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 ऑन योर स्क्रीन। खरगोश का कशेरुक सूत्र बताइए। कशेरुक सूत्र का मतलब है द वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ रैबिट। देखिए रैबिट की बात करते हैं तो 712 64 16 है, या 712 713 74 16 है, या 613 64 16 है, या 713। आपको ऐसे याद रखना है, देखो जैसे हम लोग सिटी लुसाका याद रखते हैं ना, मनुष्य में, चाइल्ड में, रैबिट में, तो इसके लिए सिटी लुसाका एक ट्रिक है, आपको दे देते हैं, सिटी लुसाका। तो सिटी लुसाका की अगर हम लोग बात करते हैं, ये कुछ इसका सूत्र होगा। सी सर्वाइकल है, टी थोरेसिक है, लू लंबर है, सा सैक्रल है और कार्डल है। आपके स्क्रीन पर है सिटी लुसाका। सी से सर्वाइकल, टी से थोरेसिक, लू से लंबर, सैक्रल और कार्डल, ये है ना, कॉर्डल बॉन्स। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, कशेरुक दंत, इनमें नंबर ऑफ वर्टिब्रे की संख्या पूछता है। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दें, अगर मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में, एडल्ट में, चाइल्ड में, रैबिट में, आपको बता दो मनुष्य में, चाइल्ड में और रैबिट में, हम आपको सभी तीनों के तीनों याद करा देते हैं, जिससे आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं और आपको याद रहेगा। अगर रैबिट की बात करते हैं तो ध्यान रखना 712 64 16। अब आप देख लो कहाँ पर ऐसा सूत्र आपको दिख रहा है, वही सही होगा। मैन की बात करेंगे तो 712 511 712 511, और चाइल्ड की बात करेंगे, चिल्ड्रन की, तो 712 554। ये है। मनुष्य में 26 वर्टिब्री होती है, बच्चों में 33 वर्टिब्री होती है, और खरगोशों में आप गिन लो कितनी होती है। तो देखो 712 64 16, राइट आंसर इज गोज टू ए, जिसे कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। 712 64 16, बहुत अच्छा अमृता, वेल डन। ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। आपने ऐसे याद रखा, सिटी लुसाका, ट्रिक याद रखना, सिटी लुसाका, सी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉर्डल और सैक्रल, ये सारी के सारी हड्डियां दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड दिया गया है और उसका मैच करना है। देखो कोड दिया गया है, मेटानेफ्रस या आपने कहा प्रोनेफ्रस, इसको प्रोनेफ्रस करना चाहिए, प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस, होलोनेफ्रस या ऑफिस्टोनेफ्रस।
using the code given above the answer the question which is the correct sequence in which kind structure evolved in the vertebrate series। देखो हम लोगों में जो बेसिकली किडनी होती है वर्टिब्रेट में, वो किस प्रकार से एक सीरीज वाइज बताइए कैसे कैसे कौन सी किडनी सबसे पहले डेवलप हुआ। वो आपके ऑप्शन है बी ई ए। अब ऐसे नहीं बता पाओगे, सबसे पहले मैं बता दूं सबसे पहले कौन सा आया था, तो आप क्रम सजा लो। सबसे पहले कौन सा आया था, प्रोनेफ्रस। कौन सा आया था भाई, प्रोनेफ्रस किडनी। प्रोनेफ्रस के बाद कौन सी आई थी, सबसे पहले प्रोनेफ्रस, तो आपको मिल गया बी। उसके बाद कौन सा आया था, ओफिस्थो नेफ्रस। ओफिस्थो नेफ्रस को क्या कहते हो, ई। इसे हम क्या कहते हैं, ओपिस्थो नेफ्रस। और उसके बाद कौन सा आया था, मेटानेफ्रस। मेटा नेफ्रस किडनी। तो ये कुछ ऑर्डर है जिसका बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ सीरीज है। तो प्रोनेफ्रस, ओफिस्थोनेफ्रस, मेटानेफ्रस। मेटानेफ्रस का मतलब ए, तो आप देख लो बी ई ए, कहीं है ऐसा, बी ई ए पहला ही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, बी ई ए फर्स्ट इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और आप सभी लोगों ने इसका राइट जवाब दिया। राइट जवाब इसका क्या होगा, बी ई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर सवाल, और बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बच्चा कंफ्यूज भी होता है और बेहतरीन क्वेश्चन, हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया टीजीटी पीजीटी के लिए। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व ऑफ हार्ट एक्सीलरेट हार्ट बीट एज द रिजल्ट ऑफ। आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और दोनों के दोनों ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व, ये हार्ट बीट को एक्सीलरेट करने के लिए किसको स्टिमुलेट करते हैं, बात ये पूछी गई है। तो रिलीज द एसिटिल कोलिन हार्मोन, इनविट द एसिटिल कोलिन एस्ट्रेस, रिलीज द नॉरएड्रेनालिन, इन्विशन ऑफ डोपामाइन। देखिए आपको बता दें, एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सीलरेट करने के लिए, एक्सीलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, हार्ट बीट को क्या करना, बढ़ाना। तो रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन हार्मोन होगा। नॉरएड्रेनालिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, कहाँ से आपको पता है, इसको एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन ये एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है। कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला पार्ट से सिक्रीट होने वाला ये हार्मोन है, और ये हार्ट बीट को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। एसिटिल कोलिन इसको इनविट करता है या डिक्रीज करता है रेट। ये सवाल बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन मैमल्स आफ्टर द ओव्यूलेशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल बिकम। आपको पता है जब ओवरी से फॉलिकल्स का ओवल्यूशन हो जाता है, ओवल्यूशन का मतलब होता है 14th डेज, अंडोत्सर्ग जिसको कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। इस प्रकार से एक ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब, और इसी फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है। इससे ओवम का यहाँ पर रिलीज होना ये 14th डेज होता है, 14वें दिन। कौन से दिन होता है, 14वें, 14th डेज, 14वें दिन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से 14वें दिन, भाई जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके 14th डेज। जैसे आज से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो आज के 14वें दिन ओवल्यूशन होगा, ओवरी से ओवम रिलीज आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम ओवल्यूशन कहते हैं, 14th डेज होता है। तो फिर ओवरी में जो रिमेनिंग पार्ट होता है उस रिमेनिंग पार्ट को हम कार्पस ल्यूटिया कहते हैं। और कार्पस ल्यूटिया जब डिजनरेट होकर छोटे छोटे उसके सेगमेंट्स बचते हैं, छोटे छोटे उसके पैचेस बचते हैं, उसे कार्पस एल्विकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस एल्विकेंस। तो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस कैलोसम है, कार्पस कवर्नोसा है या कार्पस एल्विकेंस। तो ध्यान रखना, स्कार्स ऑफ अगर फॉलिकल लेयर जो होती है उसके छोटे छोटे स्कार्स बचते हैं, तो उन स्कार्स को हम क्या कहते हैं, अगर पूछा जाएगा स्कार्स ऑफ फॉलिकल लेयर, तो उसे कार्पस एल्विकेंस कहते हैं। डी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा। हाँ, कार्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, वेल डन। कार्पस ल्यूटिया नहीं, इसका राइट आंसर देखो, कार्पस ल्यूटियम तो रिमेनिंग लेयर होती है, ध्यान रखना ये रिमेनिंग लेयर होती है, और इससे कौन सा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है,
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, आपने ध्यान नहीं दिया सवाल में, इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। और प्रोजेस्टेरॉन को हार्मोन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये इसको एम्ब्रियो को सारे के सारे सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई। लेकिन उसकी जो रिमेनिंग स्कार्स, मैंने कहा स्कार्स ऑफ ल्यूटिया, ल्यूटिया के जो स्कार्स होते हैं उन्हें कार्पस एल्विकेंस कहते हैं। द मैमल्स आफ्टर द ओवल्यूशन रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल बिकम, जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो कार्पस एल्विकेंस कहते हैं, नॉट अ ल्यूटिया। ध्यान रखना, राइट आंसर क्या करेंगे आप लोग इसका डी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, इरिथ्रोपोइटिन एक सबस्टेंट है, केमिकल है जो प्रोड्यूस होता है बोन मैरो के द्वारा, स्प्लीन के द्वारा, किडनी के द्वारा या मेगा कैरियोसाइट्स के द्वारा। ध्यान रखना, इरिथ्रोपोइटिन सबस्टेंस केमिकल इज रिलीज्ड बाई किसके द्वारा होता है, तो आपको एएनएफ पार्ट पता होगा, कौन सा एएनएफ सॉरी एएनएफ, आपने कहा किडनी से ही रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, किडनी। और किडनी से रिलीज होकर ये किसके पास जाता है, बोन मैरो के पास जाता है, और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है फॉर हीमोपोइसिस यानी सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। तो एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेट किसके पास से होता है, किडनी के पास से। किडनी से जाता है बोन मैरो में, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, और आरबीसी के फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस करते हैं। आपको ऐसे बता दें, जब हमारे किडनी के नेफ्रॉन से जाकर जब ब्लड पूरा का पूरा फिल्टर होता है तो बोमेन संपुट से वहीं पर एक एएनएफ पार्ट होता है, तो वहाँ से एट्रियल डाइन्यूरेटिक हार्मोन से वहाँ से किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोइटिन, ये एक प्रोटीन सबस्टेंट सिक्रीट होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये जाता किसके पास है, बोन मैरो के पास, और बोन मैरो को स्टिमुलेट कहता भैया ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई है, आप आरबीसी का फॉर्मेशन करो। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है, बोन मैरो। तो हीमोपोइसिस करना स्टार्ट कर देता है, स्टिमुलेट किसके द्वारा होता है, एरिथ्रोपोइटिन के द्वारा। तो आंसर इज गोज टू किडनी। इसका सही जवाब क्या होगा, सी। आरएस फैक्टर अभी मैंने एक दो दिन पहले ही सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था। आरएस फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, हक्सले, वीनर या लैंडस्टीनर एंड वीनर, दोनों गुरु और शिष्य थे 1940 में। कब भाई खोजे थे, आपको पता है 1940 में। अगर हम बात करते हैं तो इन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और इनके शिष्य थे बीनर, और बीनर और कार्ल लैंडस्टीनर दोनों ने मिलकर कहाँ पर भाई, अफ्रीका में। ध्यान रखना, इन्होंने अफ्रीका में एक बंदर था, उस बंदर का नाम था रीसस। क्या नाम था, रीसस। तो ये भी सवाल पूछता है कि भाई किस में खोजा था, रीसस नामक मंकी था, रीसस मंकी में इन्होंने खोज किया था आरएस फैक्टर। अब आरएस फैक्टर होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर एक पतली सी प्रोटीन लेयर होती है। उस पतली सी प्रोटीन लेयर को हम लोग सबसे पहले, हम लोग नहीं खोजे थे तो सबसे पहले लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर ने पतली सी प्रोटीन लेयर को नाम दिया था एंटीजन, और जो एंटीजन होता है उसी एंटीजन के बेस पर इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था। जैसे एंटीजन ए है या बी है या ए बी को तो वैसे डी कैस्टिलो या तुरिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ओ है ना। उसके बाद ये दोनों वैज्ञानिक बीनर आगे इनके शिष्य, तो इन्होंने देखा एक पतली सी प्रोटीन लेयर और बनी हुई है, तो उस प्रोटीन लेयर पतली एंटीजन के ऊपर अगर एक और पतली सी प्रोटीन लेयर है तो सोचिए उसको क्या नाम दूं। तो भाई जिसमें खोजा था उस बंदर का नाम था रीसस। तो रीसस बंदर का पहला अक्षर इन्होंने ले लिया, उसी को नाम दे दिया भाई क्या, आरएस फैक्टर। तो आरएस फैक्टर की खोज अगर पूछा जाएगा किसने किया था, तो 1940 में अफ्रीका में रीसस नामक बंदर में कार्ल लैंडस्टीनर और उनके शिष्य बीनर नामक वैज्ञानिक दोनों ने मिलकर किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। और एक चीज और आपको बता दूं, अगर यहां पर देखेंगे आरएस फैक्टर के कारण ही ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, जैसे अगर आरएस फैक्टर ए पर प्रेजेंट है, एंटीजन ए के ऊपर अगर आरएस फैक्टर भी प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो ए नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप का वो किस पर डिपेंड करता है, आरएस फैक्टर पर डिपेंड करता है। और आपको बता दें 97% भारतीय आरएस पॉजिटिव है और 3% ही भारतीय केवल कैसे हैं, आरएस नेगेटिव हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 71, और आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल द ब्लड वेसल पेनिट्रेट। अब आप सवाल ये पूछा गया कि जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो ब्लड वेसल किस में पेनिट्रेट करती है, किस में एंटर करती है। तो सवाल आपके पास है वो थी का एक्सटर्ना ओनली,
थीका इंटरना ओनली, जोना ग्रेनुलोसा ओनली, या बोथ थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। देखिए मैच्योर जब होता है तो जोना ग्रेनुलोसा लेयर जो होती है वो हट जाती है, बचती हैं 2 लेयर, एक बचती है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इन दोनों लेयर में क्या करती है, ब्लड वेसल पेनिट्रेट करती है। तो अगर राइट आंसर करेंगे तो डी, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका जवाब दिया होगा। डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या करेंगे, डी। बेहतरीन, 71 में जितने लोगों ने डी दिया, बहुत अच्छा। 3% में ही मैं हूं सर। अच्छा ममता, कौन सा नेगेटिव है आपका? ममता का कह रहे हम 3% में हैं। भाई कौन सा नेगेटिव? ओ नेगेटिव तो नहीं है? आपको पता है ओ नेगेटिव जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ नेगेटिव होता है। बहुत अच्छा, वेल डन। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है? आपके स्क्रीन पर है अमोनिया, गुआनिन, यूरिया और यूरिक एसिड। ये सभी के सभी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सबस्टेंट है। जितना भी नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल होता है हमारे बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं एक्सक्रीटरी सबस्टेंट के रूप में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा। तो अब सवाल ये पूछा गया कंटेन अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। हमारे बॉडी में अगर पूछा है कौन सा ऐसा सबस्टेंट है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या? तो नाइट्रोजन। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा यूरिया। यूरिया में कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो भाई 46% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? यूरिया। और कितना प्रतिशत होती है? तो 46%। ये तो सवाल सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल। नॉट अमोनिया, अमोनिया नहीं करेंगे, अमोनिया नहीं करेंगे। जितने भी बच्चा है वो सभी लोग क्या करोगे? यूरिया। अमोनिया में अगर इतना कहाँ होता है? यूरिया में कितना परसेंट होती है? 46% नाइट्रोजन इज फाउंड इन यूरिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 73 ऑन योर स्क्रीन। चलो भाई, बेहतरीन सवाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड पर मिनट इक्वल टू इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। सॉरी, अगर हम बात करते, अगर हम पूछते हैं आप लोगों से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, इनहेल्ड का मतलब होता है इंस्पायर्ड। इनहेल्ड का मतलब क्या होता है? आपने कहा इंस्पायर्ड। हम कितनी मैक्सिमम अमाउंट में हवा को इंस्पायर कर सकते हैं? आप लोगों को पता है कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ वॉल्यूम होती है। हम एक ब्रीथ में नॉर्मल, या अगर बात करते हैं क्वाइट ब्रीथिंग में नॉर्मली सांस लेते हैं तो सामान्यतः कितनी हवा अंदर और बाहर करते हैं? तो 500 ml करते हैं। जब 500 ml एयर को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो वो कौन सी वॉल्यूम होती है? उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम हैवी या डीप ब्रीथिंग करें, हैवी या डीप ब्रीथिंग में जैसे योगा वाली सांस लेते हो ऐसे करके, ये वाली, तो हैवी या डीप ब्रीथिंग में, नॉर्मल ब्रीथिंग क्वाइट ब्रीथिंग होती है उसमें हम लोग 500 ml अप डाउन करते हैं। लेकिन हैवी या डीप ब्रीथिंग में हम एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को लेके जाते हैं। तो वो भाई कितनी होती है? यानी फोर्सफुली कह सकते हो, फोर्सफुली एयर को इनहेल करना, और फोर्सफुली एयर को इनहेल करना हम लोगों का क्या रहता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और जो इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी होती है वो भाई कितना होती है? 300 ml। और इसी में जोड़ देंगे कौन सी? इसी में हम जोड़ देंगे 500 वॉल्यूम, वो ml कौन सा होगा? टाइडल। और इन दोनों को मिला लेंगे, अगर 300 और 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इनहेल्ड कैपेसिटी या इंस्पायर्ड कैपेसिटी। ध्यान रखना, ये कितनी हो जाएगी? 3500 ml एयर। कितना हो जाती है? 3500 ml एयर होती है, 3500 ml। तो इसमें कोई है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैक्सिमम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी रेट, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं। इससे क्या मतलब है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैक्सिमम रेस्पिरेटरी रेट। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो होगी लेकिन मैक्सिमम रेट नहीं होगा, तो भाई ये सवाल गलत है। इसमें केवल इतना ही होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और उसके साथ में हम क्या जोड़ेंगे? टाइडल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम जोड़ लोगे। कौन सा? टाइडल वॉल्यूम। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तब आपका हो जाएगा 3500 ml। तो
आंसर कर देंगे हम ए ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस। टाइडल वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं अमृता, रेसिडुअल वॉल्यूम अगर करोगे तब तो फिर कितना हो जाएगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी हाँ 5800 से 6000 ml होती है, 5800 से 6000 ml होती है टोटल वॉल्यूम। तो इस बेस पर अगर हम आंसर करेंगे, सिंगर जय मिश्रा भी आ गई है, बहुत अच्छा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और इसमें हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम, तब निकलेगा ये 3500 ml। कुछ बच्चों को तो फिजियोलॉजी तो मैंने बहुत धुआंधार पढ़ाता हूँ यार, फिजियोलॉजी का तो मैंने कहा ना महारत हासिल है, फिजियोलॉजी तो जीनों में डाल देता हूँ, बाहर नहीं निकलने देता हूँ। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 74, द जेनेटिक बेसिस मैरिज इन कंपेटेबल बिटवीन, बताइए किस में है। जब आप लोग शादी ब्याह करते हो, सदिया करते हो ना, जब शादी ब्याह होता है आप लोगों के घरों में तो कुंडली मिलाते होंगे, क्या मिलाते हो कुंडली भाई, उनके ग्रह नक्षत्र भेजते हैं और उनके ग्रह नक्षत्र आते हैं पंडित जी के पास, तो पंडित जी बैठकर अपना समय काल मिलाकर बढ़िया से ऐसे देखकर पूरे कुंडली मैच करते हैं। फिर देखते हैं कि लड़का या लड़की जो है वो मांगलिक तो नहीं है, लड़का मंगला तो नहीं है, तो मंगला और मांगलिक क्या होती है, तो ध्यान रखना। अब आप लोग जब इस समय बायोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ज्ञान हो गया है, तो भाई मंगला और मांगलिक है कुछ नहीं है। आप लोगों को बता दें, जब आरएस फैक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसका खोज किया था कार्ल एंड स्टीनर और उनके बीनर ने और रीसस नामक बंदर में अफ्रीका में। तो अगर हम एक शादी कराएं कि ये तो सब ऐसे लिख दिए, मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर दूँ, आरएस पॉजिटिव मैन, नेगेटिव वुमेन, नेगेटिव मैन, नेगेटिव वुमेन, नेगेटिव मैन, पॉजिटिव वुमेन और पॉजिटिव मैन, पॉजिटिव वुमेन, अगर मैं ये बना दूं तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया जाए, आरएस पॉजिटिव या आरएस नेगेटिव। तो ध्यान रखना जब हम शादी कराते हैं आरएस पॉजिटिव मैन और आरएस नेगेटिव वुमेन की, तो भाई ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाती है फीटस में। क्या हो जाती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। ऐसा फीटस एरिथ्रोब्लास्टोसिस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब आप लोगों को शादी ब्याह में कुंडली नहीं मिलवाना है, आरएस फैक्टर कहना उधर से ब्लड रिपोर्ट भेजो, इधर से ब्लड रिपोर्ट भेजते हैं। क्यों भेजना है? इसलिए अगर हम ये कह दें कि मेल आरएस पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर मेल आरएस क्या है? पॉजिटिव, तो स्पर्म क्या होगा बताओ भाई? स्पर्म क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। फीमेल की अगर बात करते हैं तो आरएस नेगेटिव है, तो इसका ओवम क्या होगा भाई? ओवम क्या होगा? ये आरएस नेगेटिव होगा। मेल का स्पर्म आरएस पॉजिटिव है और ओवम दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज के बाद क्या बनेगा बताइए? जाइगोट। अब जो जाइगोट बना वो जाइगोट कैसा होगा? आरएस पॉजिटिव। अब जाइगोट प्रत्यारोपित होगा, इम्प्लांट होगा जाके किसके पास? फीमेल के पास, क्योंकि यूट्रस तो फीमेल के पास होता, मेल के पास तो होता नहीं है। तो जब इम्प्लांट करेगा फीमेल के पास, और फीमेल सॉरी यहाँ पर नेगेटिव है, फीमेल कैसी है? नेगेटिव। फीमेल के पास जाके यूट्रस में क्या करेगा? इम्प्लांटेशन करेगा। तो फीमेल का आरएस नेगेटिव का एंटीजन अपने ही बच्चे के खिलाफ क्या बना देगा? एंटीबॉडीज बना लेगा और बच्चे को भ्रूण में ही क्या कर देगा? किल कर देगा, एम्ब्रियो स्टेज में ही किल कर देगा। पहली संतान जीवित रहने की संभावना होती है, क्योंकि जैसे 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 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसके खिलाफ क्या बनते जाएंगे? एंटीबॉडीज बनते चले जाएंगे। तो जब तक एंटीबॉडीज उसको किल करने के लिए बन पाते हैं तब तक उसका बर्थ हो जाता है बच्चे का। तो ध्यान रखना, पहली संतान जीवित होने की संभावना होती है, लेकिन अगली संतान की 100% मृत्यु हो जाती है। अगर आरएस पॉजिटिव पुरुष और आरएस नेगेटिव महिला की शादी करा दिया जाएगा तो उनकी पहली संतान तो जीवित रहने की संभावना है, लेकिन अगली संतान की 100% क्या हो जाएगी? मृत्यु। लेकिन मनुष्य था ना इतना हरामुद्दौला था, मनुष्य ने एक इंजेक्शन खोज लिया एंटी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस के लिए, एंटी रेगोन जो इंजेक्शन खोजा उसको लगा देते हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और फिर आसानी से वो शादी ब्याह कर सकते हैं। तो आंसर क्या करोगे? बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। तो अब आप लोग जब शादी करेंगे तो क्या मंगाओगे? कहना ब्लड रिपोर्ट उधर से प्रेषित करो, हम इधर से भेज रहे हैं, और दोनों को मैच कर लो। अब कुंडली मैच नहीं कराना है, ब्लड रिपोर्ट मैच कराना है, तब शादी ब्याह करना है।
हाँ, फर्स्ट बेबी कैन बी सर्वाइव, सेकेंड बेबी नॉट सर्वाइव। बहुत अच्छा, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। जितने भी सर हमारे यहाँ कुंडली मंगवाते हैं, हाँ कुमकुम सबके यहाँ मंगवाते हैं। इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस कहते हैं, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस को आपको ये भी बता दें ब्लू बेबी डिजीज कहते हैं। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो नाइट्रेट की अधिकता होने पर, और ब्लू बेबी डिजीज होता है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस होने के कारण। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ यूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो यूरिया का प्रोडक्शन करता है? आपको पता है यूरिया साइकिल, यूरिया का फॉर्मेशन यूरिया साइकिल के द्वारा होता है, और यूरिया साइकिल को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथिन। बताइए इसे क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल ये कहाँ चलती है? हमारे लीवर में चलती है, यकृत में चलने वाली ऑर्निथिन साइकिल। ये किस एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट होती है? यूरिएस है, ग्लूटामाइनेस है, आर्जिनेस, आपने कहा आर्जिनेस है, और एस्पार्टेस है। तो ध्यान रखना, आर्जिनेस एंजाइम यूरिया का फॉर्मेशन करता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यूरिया साइकिल जब बच्चों को पढ़ाया भी था तो आप लोगों को बताया भी था कि आर्जिनेस एंजाइम, कान खोल के रट लेना, इसको याद कर लेना, सुन लेना, परीक्षा हाल तक लेकर जाना। ऑर्निथिन साइकिल को चलाने वाला जो एंजाइम है वो आर्जिनेस एंजाइम है यूरिया साइकिल के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने क्या करा इसका आंसर बताइए? बहुत सारे लोगों ने क्या करा था? हाँ, ऑर्निथिन साइकिल, कुमकुम बिल्कुल आर्जिनेस एंजाइम। वेल डन, 100% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था, 100% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। क्वेश्चन नंबर 76, ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। ऑक्सीटोसिन आपको पता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले दो हार्मोन है, एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं इसको, हम लोग कई नाम देते हैं। इसको क्विक बर्थ हार्मोन कहते हैं, इसको मिल्क एजेक्शन हार्मोन कहते हैं, है ना, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कह देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन को हम कई हार्मोन कहते हैं। कौन कौन सा? क्विक बर्थ हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन और मिल्क एजेक्शन हार्मोन कहते हैं। अब इन्हीं के नाम से देख लो, आपने कहा एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन। इसको हम नाम देते हैं क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कह देते हैं। वैसे प्रेगनेंसी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है, लेकिन इसको भी कह सकते हैं क्योंकि प्रसव पीड़ा के समय इसका हम सिक्रीशन कराते हैं, या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे यूट्रस मसल्स कांटेक्ट कर जाते हैं, जिससे बेबी बर्थ आसानी से हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए एक्सिस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज द रेट ऑफ, नहीं, किसका हार्ट रेट करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नहीं, डोपामाइन है, सीरोटोनिन है ना, ये सभी करेंगे। पहला ही इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज बी, माता का ब्लड ग्रुप बी है, दैट फादर ब्लड ग्रुप इज ए, और पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, व्हाट विल बी द लाइकली ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। और बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा बताइए? तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर दिया गया है तो आपको जीनोटाइप पता होना चाहिए। जब तक ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप नहीं पता होंगे तब तक ये सवाल नहीं कर पाओगे। और जीनोटाइप पता करने के लिए सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होता बताओ भाई? आई ए, या ये अगर ब्लड ग्रुप बी है होता तो एक और है आई ए और आई ए, लेकिन ये लीथल ग्रुप होता है, ये सर्वाइव नहीं करता, इसलिए इसको हटा देते हैं। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसको हम आई बी और आई कहते हैं, और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए और आई बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है ना, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या होगा? स्मॉल आई स्मॉल आई। ये कुछ इनके जीनोटाइप्स होते हैं ब्लड के। ये क्या होते हैं? जीनोटाइप्स। अगर जीनोटाइप्स आपको याद है फिर तो कोई सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पिता का, माता का बी, पिता का ए कर लो, एक पनेट स्क्वायर बना लो फटाफट, और उसी स्क्वायर से, जिसको रजिया का कहते हैं चेकर बोर्ड, उसी से निकाल लो। इधर हम लिख लेते हैं, मान लो इधर ब्लड ग्रुप हमने लिख लिया मदर का, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या था?
बताओ, बी था, और मदर का क्या था, बी, और फादर का क्या था, ए। तो ए वाले की तरफ लिख लोगे आई ए स्मॉल आई, और इधर लिख लेंगे आई बी और स्मॉल बी स्मॉल आई। तो ये जो देख रहे हो ना, ये हमने ये वाला लिया और ये वाला लिया, इनका दोनों का क्रॉस करा दिया। क्रॉस करा दो तो भाई इसमें क्या मिलेगा बताओ, आई ए बी, इसमें क्या मिलेगा, आई ए स्मॉल आई, इसमें क्या मिलेगा बताओ, आई बी और आई, और इसमें क्या मिलेगा, आई आई। तो ये जो डिनोट कर रहा है, बताओ ये जो डिनोट कर रहा है ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है, आपने का क्या हो सकता है, वैसे होंगे तो चारों, बी हो सकता है और इसका मतलब है ओ हो सकता है। कितना परसेंट, 50% होने, नहीं 25% चारों कमरों का होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 100% होगा, तो चारों का क्या होगा 25%। तो अब ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा हो सकता है, तो ए बी बी ओ, यानी चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। कितना परसेंट संभावना है, 25%, क्योंकि एक कमरे में 25%, तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। क्या आप लोगों ने निकाल पाया, ए बी कुमकुम, क्यों वो नहीं निकलेगा क्या? अनुजय शुक्ला सर, बीएससी फाइनल में जूलॉजी केमिस्ट्री थी। बेटा फाइनल से कभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड नहीं होता, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बच्चे आप लोग बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा आप सलाह ले लिया करो किसी साथी से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कभी भी फाइनल से डिपेंड नहीं होती है। पीएससी में आपके पास जूलॉजी बॉटनी था यार, ये थोड़ा ना पूछता कि फर्स्ट ईयर में कौन सा था, सेकेंड ईयर में कौन सा था, फाइनल ईयर में कौन सा था। बीएससी में आपके पास जूलॉजी बॉटनी था, बायोलॉजी था, केमिस्ट्री कौन से ईयर में था कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री कौन से ईयर में था कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जूलॉजी बॉटनी आपके पास बीएससी में था, ईयर वाइज कभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मानता है परीक्षा में। तो आप एलिजिबल हैं, वैसे यू आर द एलिजिबल, है ना, आप एलिजिबल हैं, बेहतरीन। तुलिका कुमारी, आंसर क्या करेंगे आप लोग, सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया सी। आपने कहा चारों ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, जीनोटाइप याद कर लेना तभी ये सवाल कर पाएंगे। और ऐसे सवाल को मैंने कहा बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखिए, बैठकर आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर लो, 2 सेकंड का समय दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। द एरिया ऑफ मैमेलियन रेटिना विच इज क्लोजली पैक्ड विथ कौन इज कॉल्ड। अब पूछा गया कि रेटिना जो लेयर होती है, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, हमारे आंख में 3 पटल होती हैं। सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है स्क्लेरा, स्क्लेरोटिक लेयर, है ना। उसके बाद एक दूसरी लेयर होती है कोरोइड लेयर, जिसको रक्तक पटल कहते हैं। उसका इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना। अब जो रेटिना लेयर होती है, अगर हम रेटिना लेयर की बात करें तो रेटिना लेयर पर एक स्थान पर एक छोटा सा ग्रूव होता है, उस ग्रूव में केवल और केवल कौन कोशिकाएं होती हैं। अब उस ग्रूव में जहां पर केवल कौन सेल्स होती हैं, अब कौन सेल्स पर सबसे अच्छा शार्पेस्ट इमेज बनता है, क्योंकि ये ब्राइट लाइट में देखने के लिए, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये कौन कोशिकाएं कहां पर होती हैं, ऑप्टिक डिस्क पर होती हैं, मैक्यूला ल्यूटिया पर होती हैं, फोबिया सेंट्रलिस पर होती हैं, स्केला मीडिया पर होती है। ध्यान रखना, ये फोबिया सेंट्रलिस एक प्लेस है, और फोबिया सेंट्रलिस पर ही क्या पाई जाती है, फोबिया सेंट्रलिस पर ही डेंस कंडीशन में क्या पाई जाती हैं, कॉन्स। और जो कॉन्स होती हैं ये ब्राइट लाइट में, तीव्र प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। रिस्पॉन्सिबल टू बाच या रिस्पॉन्सिबल टू विजन। मैक्यूला ल्यूटिया को येलो स्पॉट कहते हैं, कॉन्टेंस कोलिन, फोबिया सेंट्रलिस, बेहतरीन, येलो स्पॉट कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, येलो स्पॉट भी कहते हैं। और शार्पेस्ट इमेज यही बनता है, सबसे अच्छा पीत बिंदु, सबसे अच्छा अगर इमेज पूछा जाए, शार्पेस्ट इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो यहीं पर होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 79 है। वेंट्रिकल्स ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन आर लाइंड बाय द सेल्स इज कॉल्ड। अब ये कहा गया जो बेसिकली वर्टिब्रेट्स की जो ब्रेन होती है, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल होती है, जो कैविटी होती है, क्या होती है, वेन वेंट्रिकल, है ना, पैरासील, डायोसील, मेटासील, कैविटी होती हैं, ब्रेन की कैविटी। ब्रेन की कैविटी जैसे आपने कहा फर्स्ट सेकेंड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बाद, उसके बाद सेकेंड वेंट्रिकल के बीच में फोरामेन मोनेरो एक छोटा सा पोर होता है जो कनेक्ट करता है, सेल्वियस एक्वेडक्ट और या एटर। हम थर्ड वेंट्रिकल को अगर बात करते हैं तो सॉलिड पार्ट होता है, वो फोर्थ वेंट्रिकल डायनसेफलन वाले से कनेक्ट कराता है। तो इनमें कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, वो
डायमल सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरोग्लिया होती है या स्वान सेल्स होती हैं। सभी को पता है कि स्वान सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, न्यूरॉन में पाई जाती हैं। एपेंडाइमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो एपेंडाइमल सेल्स ये किस में होती हैं, ब्रेन की कैविटी में होती हैं। और एपेंडाइमल सेल्स ये CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको क्या कहते हो बताइए, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको क्या करती हैं, बेसिकली सिक्रीट करती हैं। तो जो CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसको सिक्रीट करने वाली जो सेल्स होती हैं वो एपेंडाइमल सेल्स होती हैं, विच आर लाइंड इन ब्रेन वेंट्रिकल। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, द स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड इन द एंड ऑफ, किसके एंड पर पाई जाती है। 80 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए और सभी लोग फटाफट करिए इसका राइट आंसर। ए, सभी लोगों ने राइट आंसर दिया था। चलो अंतरिक्ष भी आ गए, रजिया भी आ गई सेशन में, बिल्कुल। स्वान सेल्स सीक्रेट द माइलिन शीथ, हाँ महबूब आलम, बेहतरीन। चलो बताओ भाई, द स्फिंक्टर ऑफ ओडी, आप लोगों को बता दूं, जब हम लोगों का ये जो होता है ये रीजन, आप लोगों को पता है ये रीजन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ से ये रीजन होता है ये इधर का है स्टमक रीजन, तो ये रीजन है, ये रीजन डियोडेनम का है। अब डियोडेनम यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है, पत्ती की तरह छोटी सी संरचना, उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम पैंक्रियास कह देते हैं। और ऊपर की ओर एक छाता की तरह संरचना लगी रहती है जिसको हम लीवर कह देते हैं। लीवर से यहाँ से गाल ब्लैडर आता है, सिस्टिक डक्ट जिसको कहते हैं, गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये आकर आती है, कॉमन बाइल डक्ट। और ये एम्पुला ऑफ वेटर में ओपन होती है, एम्पुला ऑफ वेटर। और ये आती है आपकी कौन सी डक्ट बताओ, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलकर यहाँ पे कॉमन डक्ट बनाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बाल्ब लगा होता है, और जो बाल्ब लगा होता है ना, इसी के द्वारा ये ऊपर से वाइल जूस आता है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर वाइल जूस फिल रहता है, तो यहाँ से ये आएगा, इधर से पैंक्रियाटिक जूस आएगा। एम्पुला ऑफ वेटर, इस पार्ट को जैसे टी देखे हो ना, जब दो पाइप को आपस में जोड़ना हो तो एक टी लगा देते हो, है ना, एक टी, तो टी जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे थोड़ा सा फूल जाएगा। तो ये कॉमन जो डक्ट आती है ये वाली, जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और बाइल डक्ट दोनों मिलकर कॉमन डक्ट बन जाती है। तो ये मिलती कहाँ पर है, एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर पर मिल जाती हैं। अब ये दोनों मिलकर कॉमन डक्ट बना देते हैं। कॉमन डक्ट जहां पर ओपन होता है डियोडेनम में, वहां पर एक बाल्ब लगा रहता है, और उसी बाल्ब को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी ये बाल्ब है जो डियोडेनम रीजन में ओपन होता है, बाइल डक्ट को करता है कार्डियक स्टमक में, पाइलोरिक स्टमक या सैकुलस रोटंडस, देखो ना सैकुलस रोटंडस होगा ना स्टमक होगा, बाइल डक्ट को ओपन करेगा किसमें, डियोडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट में आकर ओपन करेगा। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के समझ में आया होगा। हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट, हाँ, और उधर से पैंक्रियाटिक डक्ट मिल जाएगा तो फिर कॉमन डक्ट बन जाएगा। कॉमन डक्ट ये तीनों मिलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर पर, एम्पुला ऑफ वेटर जाकर ओपन हो जाती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन ए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, 81 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे, फटाफट करेंगे आंसर। मेटाबॉलिक वाटर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ, अभी मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा ही रहा हूँ, अभी मैंने 2 दिन पहले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, पूछा भी गया। बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, ये किसके द्वारा अगर पूछा जाए, प्रोड्यूस होता है डाइजेशन के द्वारा, एक्सक्रीशन के द्वारा, टिश्यू रेस्पिरेशन के द्वारा या मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा। बताइए विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। कॉमन बाइल डक्ट इनटू डियोडेनम, कॉमन बाइल डक्ट नहीं, कॉमन डक्ट बोलेंगे, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन डक्ट बनाते हैं, उसको कॉमन बाइल डक्ट नहीं बोलोगे। हाँ बहुत अच्छा, टिश्यू रेस्पिरेशन, सी टिश्यू रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर। सभी साथी 100% लोगों ने इसका सही जवाब दिया, और जवाब क्या होगा, टिश्यू रेस्पिरेशन, सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 ऑन योर स्क्रीन, 82 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। लार्जेस्ट ऑफ द 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर मैमल्स इज, अब कान में
जो 3 हड्डियां होती हैं उनमें से लार्जेस्ट पूछा कि कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, लिखा भी गया होगा कि कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, हिंदी लिखा गया। तो बताओ भाई, वो कॉमुला ऑरी है, इनकस है, मैलियस है, स्टेपीज है। आपको पता है कान में मिस रहती है, ऐसे याद रख लो। अगर आपको कभी जीवन में याद रखना हो तो कान में मिस रहती है, कौन रहती है, कान में मिस रहती है। तो ये ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कान में मिस रहती, मिस का मतलब है मैलियस, इनकस और स्टेपीज। इनका ऑर्डर भी यही है, सबसे छोटी हड्डी सबसे अंदर होती है स्टेपीज, इनकस मिडिल साइज की होती है और मैलियस सबसे बड़ी, सबसे बाहर साइड होता है। तो लार्जेस्ट बोन ऑफ द ईयर, कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मैलियस। इनका शेप भी पूछता है, इनका डेवलपमेंट भी पूछता है। बताओ ये हैमर शेप है, एनविल शेप है या एस्कमोजल शेप है, इनका डेवलपमेंट कैसे हो, मॉडिफिकेशंस किसके हैं, ये सब सवाल पूछते हैं। तो जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों को बताऊं दो। हाँ, मिस बटे हैज़ अगर याद रखोगे तो मिस बटे हैज़ भी याद कर लोगे, तब भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दैट क्वेश्चन इज राइट आंसर सी, मैलियस बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल बताइए, मसल्स सराउंडिंग द प्यूपिल ऑफ ह्यूमन आई आर। मनुष्य का जो आई होता है, आई में एक प्यूपल होती है, जो प्यूपिल होती है वो एकोमोडेशन पावर करती है। डायमीटर ऑफ प्यूपिल वो किससे, आपने का आइरिस के द्वारा डिपेंड करता है। आइरिस अगर सिकुड़ जाएगी तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, और कॉन्टेक्ट कर जाएगी तो आपने का प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। डायमीटर वो किसके द्वारा बेसिकली रेगुलेट होता है। तो आप लोगों ने इस प्रकार से एक मसल्स देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से ये आइरिस लगी रहती है ना, आइरिस। इसी प्रकार से इधर साइड भी देखोगे तो यहाँ पर ये आइरिस लगी रहती है, ये है ना, ये आइरिस। तो ये जो आइरिस, दो आइरिस के बीच का जो पोर होता है ना, उस पोर को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। इस पोर को ही क्या कह देते हैं बताइए, प्यूपिल। तो प्यूपिल ये सीलरी मसल्स से बेसिकली अटैच्ड होता है। तो सीलरी मसल्स कहती होती है, अनस्टेटेड इनवॉलेंट्री होती है, स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री होती है, अनस्टेटेड वॉलेंट्री होती है, स्टेटेड एंड वॉलेंट्री होती है। तो बेसिकली ये एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये प्यूपिल का जो डायमीटर होता है वो सीलरी मसल्स या आइरिस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना ये कैसी होती हैं, ये अनस्टेटेड और इनवॉलेंट्री होती हैं। कैसी होती हैं, अनस्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री होती हैं। ये हमारे, अगर किसी को कहा जाए जैसे किसी की आंखों की तरफ ऐसे करके जाओ तो प्यूपिल अपने आप आंख ऐसे ढक जाएगा, तो मतलब ये अनस्टेट है। ये पलक झपकना जिसको कहते हो ना, पलक झपकना कैसी क्रिया है, इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है, तो इनवॉलेंट्री है। तो ये इसलिए इसको हम राइट आंसर क्या करेंगे, ए इज द सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 83। प्रश्न संख्या 84 आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। द हार्मोन हुज एब्सेंस प्रोड्यूस द डिजीज डायबिटीज मिलेटिस। डायबिटीज मिलेटिस किसके एब्सेंस में होगा, वो किसके द्वारा सिक्रीट होगा, किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, थायराइड के द्वारा, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा, लीवर के द्वारा। आपको पता है डायबिटीज मिलेटिस कॉज करने वाला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। बताओ भाई कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। अब ये इंसुलिन हार्मोन है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बताओ ये कहाँ से सिक्रीट, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स। बहुत अच्छा कोमल भार्गव, वेरी गुड। रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन, गीता कुमारी ध्यान दो, गलत बता रहे बेटा। स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस होगा, और सभी को पता है स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती है ना, इनमें कितनी सेल्स होती है, 4 सेल्स होती है। कौन कौन सी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। तो अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगॉन। कौन सा निकलता है, ग्लूकेगॉन। इंसुलिन किससे निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन, और इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, आपको पता ही होगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और एफ सेल से कौन सा निकलता है, पॉलीपेंक्रियोपेप्टिक हार्मोन, पॉलीपेंक्रियोपेप्टिक हार्मोन, जिसको PPH हार्मोन भी कहते हैं, पॉलीपेंक्रियोपेप्टिक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे, तो इंसुलिन हार्मोन
बीटा सेल से निकलता है और इसी की कमी होने पर क्या हो जाता है, डायबिटीज मिलेटिस, मधुमेह। मधुमेह आप सभी लोगों को पता है, मधुमेह। 85 द pH ऑफ वाटरी मीडियम इज 8 द इंडिकेट द, आपने का कंट्रैक्शन ऑफ, अगर पूछेंगे ये किसका कंट्रैक्शन करता है। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आप लोग 1 सेकंड के लिए सवाल का उत्तर दीजिए, मैं 1 मिनट के अंदर आ जाया, बस 1 मिनट के अंदर। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। चलो सवाल नंबर 85 पूछा गया, एक जलीय माध्यम का pH मान 8 है यदि इंगित करता है किसकी सांद्रता को, बताओ। ये हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले 8 अगर pH मान है तो ये नेचर कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक, तो भाई ये बेसिक नेचर होगा। बेसिक का मतलब है क्षारीय माध्यम। कैसा माध्यम होगा, क्षारीय। अगर क्षारीय माध्यम की हम लोग बात करेंगे, किस माध्यम की बात करेंगे, क्षारीय, तो बेसिक नेचर क्षारीय माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना ये OH इज द एट द 1 पॉइंट, आपने कहा 10 ग्राम पर मिनट। ये OH सबसे पहले तो देखो हाइड्रोक्साइड में होगा या हाइड्रोजन में होगा, तो OH वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी और किस पर होगी, ये 1.1 इंटू 10⁻⁸ होगा। कितना होगा, -8। यहाँ पर कर लो 1.10⁻⁸, ये करेंगे इसका राइट आंसर, सी कर लो। इसका मैं बता दूं OH इज एट, OH का मतलब है बेसिकली हाइड्रोक्साइड, तो ये इज एट कितने पे करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁸, तो इसका मतलब है कि pH इसका कितना है, 8 होगा, है ना, 1 ग्राम पर होगा इतना। तो ये बेसिक नेचर होगा, क्षारीय माध्यम होगा, इसलिए वैसे 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, हाँ बेसिक नेचर का होगा। चलो, तो कई लोग लगाएंगे, मुझे पता है उसका, केमिस्ट्री जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब कर पाओगे ये सवाल। चलिए अगला सवाल ऑन ये स्क्रीन। 86 द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट प्रोटीन इन मैमल इज, अगर पूछा जाए कि मैमल्स की मोस्ट कॉमन एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है तो आप कौन सी बताएंगे, वो हीमोग्लोबिन है, कोलेजन है, मायोग्लोबिन है, मायोसिन है। आपको पता है कि हमारे शरीर में या मैमल्स में जो मसल्स होती हैं, क्या होती हैं, मसल्स, मसल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन कौन सी है, तो एक्टिन और मायोसिन। तो मायोसिन और हम एक्टिन प्रोटीन की अगर बात करते हैं, किसकी किसकी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, तो ये एबंडेंट है। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या करोगे, मसल्स प्रोटीन। और मसल्स प्रोटीन में क्या सही आंसर करेंगे बताओ। अरे कोलेजन क्यों कर रहे हो, हा हा हा, मुझे पता था आप लोग कोलेजन करेंगे, लेकिन मसल्स प्रोटीन करेंगे। मसल्स प्रोटीन कौन सी, मायोसिन। राइट आंसर कौन सा करोगे, डी। ध्यान रखना कोलेजन नहीं होगा इसका, मायोसिन होगा, ऑप्शन नॉट बी। सबके सब कोलेजन करेंगे। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी, मैमल्स के बॉडी में कोलेजन होगा। कोलेजन बोले तो मसल्स, सॉरी कोलेजन नहीं सर, क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी, किंगडम न्यूट्रिशन और आपके सारे MCQs देखकर एग्जाम निकल जाएगा। ललिता कुमारी, हमारे सभी MCQs देख लो और सारे चैप्टर पढ़ लो, निकल जाएगा। और बाकी प्रैक्टिस भी लगाओ, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लगाओ, एक एक दिन में कई क्वेश्चंस लगाओ। मायोसिन बोलेंगे, मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन होती है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 87 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल सिट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व द राइट साइड ऑफ बोहर इफेक्ट। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था, ताप बढ़े pH घट जाए, वक्र दाहिनी ओर को जाइए। ताप बढ़े pH घट जाई, वक्र
दाहिनी ओर को जाए। ये ट्रिक याद रखना, वैसे हमने कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पढ़ाया था, अब कभी नहीं भूलोगे। टेम्परेचर इंक्रीज, पीएच डिक्रीज। देख लो, आपने कहा हाई पीएच नहीं, लो पीएच हाँ, लो पीएच नहीं, लो टेम्परेचर नहीं, ताप बढ़े पीएच घट जाए, वक्र दाहिनी ओर को जाए। बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा पीएच घटेगा तो कर्व किधर की ओर शिफ्ट हो? लो पीएच, राइट साइड। हाँ, ध्यान नहीं दिए थे। क्यों ध्यान नहीं दी थी तुम? चलो अब तो ध्यान दे ली। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 88 ऑन योर स्क्रीन। 88 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? राइबोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम या राइबोफ्लेविन? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक एंजाइम नहीं है? राइबोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम या राइबोफ्लेविन? तो देखो, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज भी है, राइबोजाइम भी है, बट राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है। इसे हम क्या कहते हैं? विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो B2 राइबोफ्लेविन है। डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सिद्धार्थ, वेल डन। चलो भाई, सभी लोग राइट आंसर करेंगे। प्रिया, डी राइबोजाइम। राइबोजाइम तो एंजाइम है, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है। कौन सा नहीं है? राइबोफ्लेविन एक क्या है? विटामिन है। तो क्वेश्चन नंबर 98 ऑन योर स्क्रीन, सॉरी 89, द ascending limb of the loop of Henle permeable to ग्लूकोज, अमोनिया, पोटेशियम, वाटर। आपको पता है जब हम लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, क्या पढ़ाया था? नेफ्रॉन। तो ये बॉमेन संपुट है, बॉमेन संपुट से ये जाएगा पीसीटी रीजन में। पीसीटी के बाद ये लूप ऑफ हिनले, सबसे पहले डिसेंडिंग, उसके बाद एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले, एसेंडिंग लूप ऑफ हिनले से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर, ये जाएगा। तो ये वाटर के लिए क्या होता है? परमिएबल होता है, और ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के लिए परमिएबल होता है। तो किसका पूछा? एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनले, एसेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ हिनले। तो ग्लूकोज, अमोनिया, पोटेशियम, वाटर किसके लिए? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के लिए परमिएबल होता है। तो आंसर क्या करोगे? के फॉर पोटेशियम। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। ऐसे लगा हो तो एंजाइम और लगा हो तो विटामिन, ये ट्रिक है। हाँ बिल्कुल, आपने कहा एस लगा हो तो विटामिन है, सॉरी जहाँ पर भी एस लगा होता है वे सभी विटामिन होते हैं, ओज लगा होता तो वो शुगर होती है। हाँ चलो रश्मि, एज वाले सभी क्या होते हैं? एंजाइम, और ओज वाले क्या होते हैं? शुगर, है ना। और आज के सेशन का अंतिम सवाल करा दे रहा हूं, वैसे और कुछ सवाल कराता लेकिन इतना ही कराऊंगा। 90, मोस्ट ऑफ एनर्जी फॉर द मस्कुलर कंट्रैक्शन स्टोर्ड इन द मसल्स टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ। आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ एनर्जी मस्कुलर कंट्रैक्शन स्टोर्ड इन द मसल्स टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फास्फोएनाल पायरुवेट, साइक्लिक एएमपी या फास्फोएनाल पायरुवेट। बताइए, मांसपेशियों संकुचन के लिए आंशिक ऊर्जा मांसपेशी ऊतक में संग्रहित होती है, वो किस फॉर्म में होती है? और सवाल आपके स्क्रीन पर है, और आज के सेशन का ये अंतिम सवाल है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। हेलो, थोड़ी देर बाद फोन करिएगा, 10 मिनट बाद। चलो भाई, जितने भी मित्र, जितने भी साथी हैं, इस सवाल का सही जवाब दे दो। डिसेंडिंग वाटर, हाँ पोटेशियम, बहुत अच्छा कोमल। पूनम भारती, बताइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सुषमा किरण सिंह ने 90 का ए दिया है, प्लीज पुट लाइक बटन फर्स्ट। प्रिया देखो बता रहे हैं बहुत कम लोगों ने सेशन को लाइक करा है, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सेशन को
देखने वाले वाचिंग की संख्या अधिक है और लाइक की संख्या बहुत कम है। तो भाई सभी लोग एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर लिया करिए। सेशन को जो नए बच्चे होंगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो। और भाई जब वीडियो एंड हो जाता है ना तो कमेंट जरूर कर दिया करो कि सेशन कैसा था, कैसे क्वेश्चंस थे, क्योंकि आपके कमेंट्स को देखते हैं बहुत सारे बच्चे और मैं भी देखता हूँ। जब आपके कमेंट्स को मैं भी देखता हूँ तो मुझे एक अंदर से स्टिमुलेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप लोगों की जो हमारे बीच में एक साथ में जो वार्तालाप होती है उस वार्तालाप को हम कमेंट्स के माध्यम से बाद में सारे कमेंट्स एक एक करके मैं देखता हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ। जो बच्चे कमेंट्स करते हैं उनको लाइक भी करता हूँ। तो सारे कमेंट्स से मुझे पता चलता कि हमारे और आपके बीच में जो एक तारतम्यता है, जो कोरिलेशन है वो बढ़ता है कहीं ना कहीं। तो सभी बच्चे कर दिया करो। चलिए बहुत अच्छा है, सभी लोगों ने सेशन को लाइक भी किया। चलो बिल्कुल एटीपी आंसर ए इज द राइट, एटीपी। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है इस समय आप लोगों ने इस सेशन को किया समाप्त। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल राजीव एकेडमी। लाइक सब्सक्राइब शेयर सारे दोस्तों में कर लीजिएगा। बाकी कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक शानदार श्रृंखला के साथ। अब हम EMRS और BPSC को लेकर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस टारगेट करेंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होंगे, NCERT कंटेंट के बेस पर होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बता दो NCERT कंटेंट के बेस पर कराएंगे। तो जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। बाकी जो भी न्यूज़, जो भी सूचनाएं हैं आप लोगों को हम समय समय पर देते रहेंगे। और मैंने फिर से कहा कि जो व्यक्ति लगातार प्रैक्टिस करता है, लगातार मेहनत करता है, उनको सफलता जरूर अर्जित होती है। इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को डेली मैक्सिमम सॉल्व करा करिए। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।